हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो थैंक यू। मेरी लास्ट वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, जिसमें मैंने अपना ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर किया था। उससे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपना परचेज़ एक्सपीरियंस शेयर किया था। आज मेरी गाड़ी को फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, तो आज मैं आपसे फर्स्ट सर्विस से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस और कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ उससे रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ एक चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आयरा ऐप के बारे में डिस्कस करूँगा, उसके बाद फर्स्ट सर्विस के बारे में मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो डिस्कस होगा। उसके बाद मेरे माइलेज मैं क्या अभी पा रहा हूँ और उसको इम्प्रूव करने का आपके लिए क्या तरीका हो सकता है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। चौथी बात है, मैं AMT वर्सेस मैनुअल, काफ़ी सवाल इससे रिलेटेड भी आ रहे थे कि ऑटोमेटिक या मैनुअल में से कौन सी लेनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ड्राइव फील के बारे में लास्ट वीडियो में दो एक चीज़ें छूट गई थी, जैसे क्या NVH लेवल्स हैं, क्या वाइब्रेशन, किस तरीके से गाड़ी आती है, उससे रिगार्डिंग भी एक दो सवाल आए थे, तो वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और एक लास्ट सवाल ये था कि इसकी रेंज में जितनी भी कार्स हैं जो ऑटोमेटिक में है उसमें से आपका सिलेक्शन ये क्यों रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, इसकी सबसे जो टिपिकल प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ वो है टाटा मोटर्स की आयरा ऐप से रिलेटेड। ये जो मैंने व्हीकल ली हुई है ये टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल में टाटा मोटर्स का आयरा ऐप कनेक्टेड कार के थ्रू, मतलब आपके कार से सिंक्रोनाइज होना चाहिए। उसमें कुछ फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप अपनी कार के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में मोबाइल ऐप से ही आप पता लगा सकते हैं। कार कहाँ जा सकती है, कहाँ आ सकती है, ट्रैक कर सकते हैं आप कार को, कुछ डायग्नोस्टिक्स वगैरह रन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की। पता ये लगा कि जो टाटा मोटर्स आयरा का गूगल ऐप स्टोर है, सॉरी प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर में टाटा मोटर्स वालों ने aira_support@tataMotors.com ऐसे वेबसाइट पे आपकी कंप्लेंट्स को जो है, या आपका चैसी नंबर या आपका मोबाइल नंबर की डिटेल्स जो है वहाँ पे मंगवाई हैं। अगर डीलर ने आपकी KYC कर दी होगी तो उसके थ्रू फॉलोअप करके वो कुछ तरीका बता रहे हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपके करने से आपकी गाड़ी का वापस से सिंक्रोनाइजेशन आयरा ऐप से शुरू हो जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये मेरे लिए वर्क नहीं किया। मैं आपको शॉर्ट में ये भी बता देता हूँ कि उन्होंने क्या चीज़ बताई थी। उन्होंने बोला था कि आपकी गाड़ी का जो TCU है, टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट, वो काफ़ी टाइम से हो सकता है कि नहीं यूज़ होने के कारण जो है, लॉकडाउन के कारण जो है वो डिसिंक्रोनाइज हो गया होगा। तो उसको आपको वापस से शुरू करने के लिए गाड़ी को पहले 20 मिनट्स ऑन रखना है। सारे फंक्शंस गाड़ी के, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक लाइट्स, एवरीथिंग, जितने फंक्शंस गाड़ी के हैं अंदर से, उसको आपको शुरू करके वापस बंद करना है। और इसके बाद, सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, टाटा मोटर्स का ऐप पहले आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद ये 20 मिनट्स के बाद ये सारी चीज़ें आपने ऑन ऑफ कर ली, उसके बाद से आपको टाटा मोटर्स का ऐप वापस से इंस्टॉल करना है और उसको लॉग इन करना है वहाँ पे। उसके बाद वापस आपको गाड़ी शुरू रखनी है 10 मिनट के लिए। उसके बाद उनका कहना था कि आपकी गाड़ी सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मैंने ऐसा 2 या 3 बार कर लिया है, लेकिन अभी तक कैसे ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो मेरे ऐसे फ्रेंड्स जिनके पास ऑटोमेटिक मॉडल का टॉप एंड मॉडल है जिसमें ये फीचर है, जो भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और बाद में उनका रेक्टिफाई हो गया है, तो लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन आपके थ्रू आपसे कैसे हो पाया, क्योंकि मैं अभी तक इस चीज़ को नहीं कर पाया हूँ। दूसरा दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी को लिए हुए 8 तारीख जुलाई को मैंने ली थी, आज 2 अगस्त है। ऑलमोस्ट 3 वीक्स के आसपास हो गए हैं। मेरी फ़र्स्ट सर्विस गाड़ी की हो चुकी है। फ़र्स्ट सर्विस मेरी गाड़ी की 1618 किलोमीटर पे हुई है। फ़र्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स ने मुझे चार्ज कितना किया। चार्ज मुझे कुछ भी नहीं किया, ₹0। उन्होंने इंटीरियर एक्सटीरियर क्लीनिंग की, मुझसे पूछा कि आपको गाड़ी में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है। मैंने बोला नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही है। तो आई थिंक टाटा मोटर्स ने मुझे सर्विस करने में करीब 1 घंटा लगाया, बट वो 1 घंटे आने में 3 घंटे और लग गए, क्योंकि काफ़ी लोगों का पहले से भी नंबर था। मैं वीकडे में गया था, फिर भी मुश्किल थी, काफ़ी भीड़ थी, इसके कारण वहाँ थोड़ा डिले हो गया। बट चलो उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद वो 1 घंटे में वो काम कंप्लीट हो गया। दूसरा एक सवाल आ रहा था फ्रेंड्स कि आप अपने गाड़ी में क्या माइलेज पा रहे हो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लास्ट जो मैंने टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट किया था उसमें मेरा माइलेज आ रहा था 13.4 किलोमीटर्स पर लीटर। मेरा MID अभी शो कर रहा है एवरेज 13.2 किलोमीटर्स पर लीटर। उस समय पे 13.4 था। लास्ट मैंने कुछ आई थिंक
एक दो दिनों में थोड़ा स्पोर्ट मोड में ज़्यादा चला लिया था, तो इसके कारण थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप हुआ है। बट वो 13.4 आ रहा है MID पर भी और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से भी आ रहा है। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट 136 लीटर्स पेट्रोल डाल दिया है और गाड़ी का जो रेंज है वो 1800 मीन्स ऑलमोस्ट 1900 किलोमीटर के आसपास दिख रहा है, तो उसके हिसाब से 13.9 आ रहा है। बट 13.9 नहीं होएगा क्योंकि कुछ गाड़ी जो है शोरूम में चलने के बाद ही मैंने डिलीवरी ली थी, तो उसको मैं 0.5 के आसपास माइनस करता हूँ, तो 13.4 के आसपास वो बराबर बैठ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई माइलेज की बात। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा था कि आपको ऑटोमेटिक मॉडल में माइलेज जितना मिल रहा है, कई लोगों को उतना भी नहीं मिल रहा है, तो उसमें कैसे फ़र्क किया जा सकता है या उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? तो उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप गाड़ी किस तरीके से चलाते हैं, उस पर काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप गाड़ी किस तरीके से चला रहे हैं। अगर आप अपने एक्सेलरेटर पे लाइट फुट रखते हैं, मीन्स आप एक्सेलरेट या डिसलरेट बहुत तेज़ी से नहीं करते हैं, या अपना पूरा पैर प्रेस कर दिया और गाड़ी को स्ट्रेन में अगर आ गई, अगर गाड़ी स्ट्रेन में आएगी तो एवरेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप कितनी तेज़ी से एक्सेलरेटर दबाते हो और उस चीज़ के ऊपर। इम्प्रूवमेंट करने के लिए टाटा मोटर्स ने एक अपने MID में ही बहुत सिंपल सी चीज़ दे रखी है। आपका जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, तो वहीं पे जहाँ पे आपका स्पीडोमीटर दिखता है, स्पीडोमीटर के नीचे ठीक एक बार है जिसमें 0 to 30 लिखा हुआ है, और वो इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी शो करता है। तो आप जब भी गाड़ी चलाएं, चाहे गाड़ी किसी भी गियर में हो, आप ये ध्यान रखें कि उसका मार्क जो है 50% से ज़्यादा पे रहे। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो मैक्सिमम 0 और मिनिमम 0 और मैक्सिमम 30 तक के शो करता है। तो अगर मिडिल से आप ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे, चाहे आप किसी भी गियर पे हो, आप जैसे एक्सेलरेटर दबाएंगे ना, वो आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो आप उसको ये कोशिश करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा पे रहे, तो आप ज़्यादा माइलेज निकाल सकते हैं। तो ये एक टिप थी जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो आपको इससे फ़र्क पता लगेगा। हाँ, बट इसमें एक चीज़ है कि जब आपकी गाड़ी लोअर गियर्स में रहती है तो ये चीज़ चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑलमोस्ट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड गियर में रहेगी ना, तो वो 50% से ऊपर कम ही जाता है। बट हायर गियर्स में आप ये चीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपने ड्राइविंग स्टाइल में भी, और कुछ दिनों में वो आपके ड्राइविंग में ऑटोमेटिकली वो जो इनकलकेट हो जाएगा, तो आप उस तरीके से चलाएंगे तो आपको गाड़ी का माइलेज अच्छा मिलेगा। ठीक है, चौथी चीज़ के बारे में जो डिस्कस करना था वो था AMT और मैनुअल। ये इसमें कैसे आप फ़र्क करें कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आप अपने एनालिसिस, यूसेज एनालिसिस कर लीजिए। आपको मैनुअल गाड़ी अगर लेनी है तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो क्या है, डे टू डे लाइफ में आप गियर चेंज करते करते आपके हाथ और पाँव जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेन फेस करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक में क्या होता है कि काफ़ी स्टॉप एंड गो ट्रैफिक, एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जो है आपका एक पाँव पहली बात खाली रहता है, और अब दूसरे पाँव से ही सब कुछ रेगुलेट करना है आपको। गियर वगैरह लगाने की झंझट नहीं है, आप पूरा ध्यान अपना ट्रैफिक पे लगा सकते हो। नहीं तो गियर बार बार चेंज करेंगे तो उससे क्लच प्लेट की प्रॉब्लम आएगी और आपको आपके पाँव में भी दर्द उठेगा। ठीक है, माइलेज का थोड़ा सा इशू है, बट जैसे कि मैंने बताया कि आप अपना राइडिंग किस तरीके से करते हैं उस पर काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। माइलेज में देखिए, ऑटोमेटिक गाड़ियों में माइलेज इसलिए भी थोड़ा कम आता है कि जैसे अगर आप नॉर्मल किसी गाड़ी को 5th गियर पे चला रहे हैं तो उस समय पे ऑलमोस्ट आपकी स्पीड 50-55 हो सकती है। बट ऑटोमेटिक गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लच सिस्टम होता है, मतलब उसका एक एक्चुएटर होता है जो क्लच को खुद प्रेस करता है। वो उस स्पीड पे जनरली गाड़ी को 4th गियर पे ही रखेगा। अगर आप इको मोड पे चला रहे हैं तो फिर बात अलग है, तो फिर हो सकता है कि 5th गियर लग जाए, बट नॉर्मली आप देखेंगे ना तो वो एक गियर कम ही रखता है। हाँ, आप एकदम काफ़ी हाई स्पीड पे रहेंगे तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आप 6th गियर पे रहेंगे। अगर आप 85 एंड अबव चल रहे हैं, आप क्रूज़ कर रहे हैं, तो आप 6th गियर पे रहेंगे, तो मैनुअल मोड में भी वो 6th गियर पे रह सकते हैं। बट मैनुअल गाड़ियों में आप 60-65 की स्पीड के बाद 6th गियर लगा सकते हैं। गाड़ी थोड़ी स्ट्रेन जरूर हैंडल करेगी, बट उसके कारण आपका एवरेज इंक्रीज होता है। AMT मॉडल्स में ये नहीं होता है, इसके कारण से थोड़ा सा ज़्यादा आपका एवरेज का इसका ये इशू आता है, बट आप अपने राइडिंग हैबिट से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पांचवी चीज़ के बारे में जो डिस्कशन मुझे करना है वो है इसका ब्रेकिंग कैसा है। ब्रेकिंग देखिए, मैं ड्राइव रिव्यू में बताना भूल गया था, ब्रेकिंग इसका काफ़ी अच्छा है। मैं अभी जो गाड़ी चला रहा हूँ बारिश में चला रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। पीछे के ब्रेक्स ड्रम ब्रेक्स हैं, सामने के डिस्क ब्रेक्स हैं, बट ब्रेकिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। इस कभी कभार बारिश के टाइम पे आपको ऐसा फील होएगा कि ब्रेक्स ज़्यादा टाइट हो गए हैं, बट वो थोड़ी दूर आप चलाएंगे तो अब सही हो जाता है वो। नॉइज़ कैसा है, इंजन का नॉइज़ कैबिन में ड्राइव करते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर आप लोअर गियर में हाई रेव करके चलाएंगे तो ऑब्वियसली आएगा, बट इसके म्यूज़िक सिस्टम में एक फंक्शन दिया हुआ है कि आप अपनी स्पीड के हिसाब से
उसका म्यूज़िक वॉल्यूम जो है घटता बढ़ता रहता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब फ़ायदा क्या उठाना है, वो तो उसमें फैसिलिटी दी हुई है, उसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इसके कारण आपको इंजन के ज़्यादा नॉइज़ जो है अंदर पता नहीं लगती। ऐसे भी आप अगर साइलेंट कैबिन में, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, बस AC ऑन है गाड़ी का और ज़्यादा बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। शायद एकदम बहुत ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो शायद सुनाई भी दे, बट एकदम नेग्लिजिबल है, ठीक है। और टाटा मोटर्स ने इस मामले में बहुत मेहनत करी है, क्योंकि पहले इनकी गाड़ियों में साउंड बहुत ज़्यादा आता था और पहले ज़्यादातर डीजल मॉडल से ही लोग सोचते थे कि पेट्रोल गाड़ी होगी चाहे जैसी भी होगी, टाटा की गाड़ी है तो आवाज़ आना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है वाइब्रेशन। देखिए वाइब्रेशन इस गाड़ी में बहुत माइनर है, एकदम हल्का सा। अब मैं यहाँ टच करूँगा तो पता नहीं आप वाइब्रेशन फील कर पा रहे होंगे कि नहीं, बट बिल्कुल हल्का सा हैंडल बार्स पे वाइब्रेशन रहेगा। गियर नॉब पे बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। पेडल, ब्रेक पेडल पे हैंडल बार से भी कम वाइब्रेशन है, वो न्यूट्रल मोड में। जब आप ड्राइव करेंगे तो जैसे ही आप गाड़ी 0 की स्पीड से ऊपर उठाते हैं तो आपका वाइब्रेशन बिल्कुल भी पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। बस ऐसे 3 सिलेंडर इंजन है, इसमें हल्का वाइब्रेशन होता ही है। ये उतना स्मूथ नहीं होता है जितने कि 4 सिलेंडर इंजन होते हैं, बट उसका आपको बेनिफिट जो है 3 सिलेंडर इंजन का इसके टर्बो चार्ज होने पे मिल जाता है, उसके पावर ज़्यादा आपको मिल जाती है। तो जब आप फन ड्राइविंग करेंगे, आप स्पोर्ट मोड में गाड़ी चलाएंगे तो उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा। लास्ट सवाल के बारे में आता हूँ कि डिफरेंट जो AMT कार्स हैं, अलग अलग AMT नॉट ओनली AMT, ऑटोमेटिक कार्स इस रेंज की जितनी भी हैं, जैसे कि वेन्यू, हिंडोई वेन्यू हो गई, या टाटा की ये नेक्सॉन है, फोर्ड की इको स्पोर्ट है, विटारा ब्रेजा है मारुति की, सुजुकी की। तो इसमें से ये गाड़ी मैंने कैसे सेलेक्ट की? सबसे पहली बात फ्रेंड्स की, मैंने केवल 2 ही मॉडल देखा ही था। एक हिंडोई वेन्यू DCT, उसको मैंने टेस्ट राइड भी किया था, उसका डीजल वेरिएंट। वो गाड़ी मुझे चलाने में काफ़ी अच्छी लगी थी, इनफैक्ट मैं बुक भी करने वाला था। बट जैसे ही एक फ्रेंड ने बोला कि आप एक बार नेक्सॉन ज़रूर चलाना, तो फिर मैंने ये गाड़ी जैसे ही देखी, मुझे तो इसकी टेस्ट ड्राइव भी नहीं मिली, बट मुझे गाड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि मैंने यही ले ली विदाउट टेस्ट ड्राइव। जब मैंने गाड़ी खरीद ली उसके बाद मुझे इसको टेस्ट ड्राइव करने का मौका मिला, और तब मुझे ये फील हुआ कि सही में ये वेन्यू से ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। ज़्यादा स्पेशियस भी है, ज़्यादा लेग रूम भी है, सब कुछ ज़्यादा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा हेवी भी हूँ, तो उसके हिसाब से मैं और मेरी सारी फैमिली को भी इसमें बैठने में कम तकलीफ होएगी कंपेयर टू वहाँ पे। और दूसरी चीज़ें हैं, कुछ और छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे इसका सनरूफ थोड़ा बड़ा है, जिसमें मैं कम से कम निकल सकता हूँ। वेन्यू के सनरूफ में तो मैं बाहर भी नहीं निकल पाता। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको आपसे डिस्कस करना था मुझे इस बार। तो फ्रेंड्स प्लीज़ बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। नीचे लाइक्स और कमेंट्स हैं ही, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। अभी तक के 2 वीडियोज़ हैं, जितने भी कमेंट्स आए हैं मैंने सबका रिप्लाई दिया है। और मुझे लगा कि चूंकि कमेंट्स ज़्यादा हो गए थे, इसलिए सबको मिला करके एक वीडियो अगर बना देते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और फर्स्ट सर्विस वगैरह भी हो चुकी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।